वेलकम मेरे प्यारे बच्चों टू ऑरएस डिजिटल। आज हम पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर रैपिड रिवीजन सीरीज में। तो ये वाले चैप्टर से ऑन एन एवरेज 2 से 3 मार्क के सवाल आते हैं। बच्चों सवाल या तो 3 मार्क का एक सवाल आता है या तो फिर 1 मार्क का कोई एमसीक्यू पूछा जाता है और 2 मार्क का कोई सवाल पूछा जाता है। अब मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो सारे टॉपिक्स हम आज डिस्कस करेंगे। नाउ द चैप्टर स्टार्ट्स विद हम बाकी सारे चेंजेस जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो चेंजेस होते हैं, हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो चेंजेस होते हैं, इन चेंजेस पे हम रिएक्ट कैसे कर पाते हैं और हम कैसे कंट्रोल करते हैं सारी चीजें। मेरी डाइजेस्टिव सिस्टम, मेरी रेस्पिरेटरी सिस्टम को ऐसा तो नहीं कहती होगी तू तेरा देख ले मैं अपना देखूंगी। सब सिंक में काम करते हैं, सब कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। तो यही हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ते हैं। सो फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वी हैव टू सिस्टम्स व्हिच आर न्यूरल सिस्टम एंड अवर केमिकल सिस्टम व्हिच इज हार्मोन्स। तो हमें इनके बारे में डिटेल में यहाँ पे पढ़ना है। तो एनसीईआरटी स्टार्ट करती है बाय द वेरी बेसिक इंफॉर्मेशन कि आपने महसूस किया होगा कि आसपास के चेंजेस या आपके बॉडी के अंदर के चेंजेस आप सेंस कर पाते हैं, क्योंकि सेंस करने के लिए आपके पास सेंसरी रिसेप्टर्स है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 1 मार्क में और 2 मार्क में वो होते हैं कि हमारे पास कौन से रिसेप्टर्स होते हैं। तो बच्चों याद रखना, हमारे पास नाक के अंदर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं जिससे हम स्मेल कर पाते हैं। हमारे पास टंग के अंदर होते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर्स जिससे हम टेस्ट कर पाते हैं। ये दोनों रिसेप्टर्स क्योंकि बहुत क्लोजली लिंक्ड है, हमारा माउथ और नोज क्योंकि इट इज वेरी क्लोजली लिंक्ड, सो एंड दे बोथ परसीव केमिकल्स। तो जब हमें जुकाम लगता है तब क्या होता है, हमें स्वाद भी नहीं आता है, जबकि दोनों रिसेप्टर्स अलग हैं, लेकिन क्योंकि इनकी प्रॉक्सिमिटी बहुत ज्यादा है एंड दे बोथ आर लिंक्ड और इनका मोड ऑफ एक्शन भी काफी हद तक सिमिलर है, इसीलिए जब हमें जुकाम लगता है तब हमें स्वाद किसी चीज का नहीं आता है। इसके अलावा आंखों में होते हैं फोटो रिसेप्टर्स, स्किन पे होते हैं टच रिसेप्टर्स और कान में होते हैं फोनो रिसेप्टर्स जो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम नहीं। नाउ हम अब जैसे ये सारे रिसेप्टर्स ये चेंजेस को डिटेक्ट तो करते हैं, लेकिन हमारे ब्रेन को कैसे पता चलता है कि ये चेंजेस हुए हैं? तो हमारे न्यूरॉन्स इस रिसेप्टर से इंपल्स लेके हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास जाते हैं। अब समझते हैं, न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन के अंदर होते हैं डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, एक्सोन व्हिच इज कवर्ड बाय माइलिन शीथ एंड जहां एक्सोन खत्म होता है उसे हम नर्व एंडिंग या एक्सोन टर्मिनल कहते हैं। अब क्या होता है, डेंड्राइट्स रिसेप्टर के साथ लिंक्ड होते हैं, वहां से इंपल्स को गैदर करते हैं। इंपल्स क्या, एक इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस, एक इलेक्ट्रिकल झटका जिसको वो तुरंत सेल बॉडी को देते हैं और सेल बॉडी उसे एक्सोन की तरफ तुरंत पास करता है। क्यों? ताकि हम जल्दी एक्ट कर पाए किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट। आपके सामने कोई डोमिनोज का वो पिज्जा बॉक्स खोले तो आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? स्लाइस उठाओ और खाओ, राइट? तो द पिज्जा हियर इज द स्टिमुलस। तुम्हारी आंखों ने इसे सेंस किया तो आंखें हैं रिसेप्टर। अब इस पे तुमने जो रिस्पॉन्स दिया, पिज्जा का स्लाइस उठाना और खाना, ये तुम्हारे ब्रेन ने तुम्हें बताया। ऑलराइट, तो ये कैसे होता है? तो हमारे जो डेंड्राइट्स होते हैं ये इस इम्पल्स को लेके जाते हैं सेल बॉडी की तरफ और सेल बॉडी से एक्सोन की तरफ ले जाती है, एक्सोन इसे एक्सोन टर्मिनल के पास ले जाता है और ये एक्सोन टर्मिनल अब इसको दूसरे न्यूरॉन के पास लेके जाएगा या दूसरे मसल के पास लेके जाएगा या किसी ग्लैंड के पास लेके जाएगा। अब मुझे पिज्जा का स्लाइस उठाना था तो मुझे बाइसेप को कॉन्ट्रैक्ट करना था और ट्राइसेप को रिलैक्स करना था, तो ये मैं कैसे कर पाई? तो अंडरस्टैंड दैट हमारा जो न्यूरॉन होता है वो आगे जिस भी स्ट्रक्चर के साथ एसोसिएटेड है वहां पे वो साइनेप्स फॉर्म करता है। तो हमें याद रखना है, न्यूरॉन जब खत्म होता है वहां से वो कुछ केमिकल्स बनाता है जिन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, जिसके रिसेप्टर्स आगे वाले न्यूरॉन या मसल या ग्लैंड के पास होते हैं। यहाँ न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड होगा तो आगे मसल पे, दूसरे न्यूरॉन पे या कोई भी स्ट्रक्चर में आगे इंपल्स पास होगा। अब हमें ये याद रखना है बच्चों, जैसे कॉपर का वायर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ऐसा है क्या कि हम बिजली के तार सिर्फ ऐसे कॉपर से बने हुए देखते हैं? नहीं, हमें दिखता है कि उसके आसपास एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। लाइकवाइज एक्सोन न्यूरॉन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, इसको इंसुलेट करने के लिए माइलिन शीथ होती है। तो हमारे न्यूरॉन्स में माइलिनेशन होता है, माइलिन शीथ होती है जो उसको प्रोटेक्ट करती है, सिग्नल ट्रांसमिशन को इंसुलेट करती है ताकि टारगेट ऑर्गन तक जल्दी से इंपल्स पहुंच पाए। नाउ ब्रेन सारी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, लेकिन
देयर आर सम इंस्टेंसेस जहाँ हमें बहुत जल्दी रिएक्ट करना होता है। जैसे अगर आपको कोई बोले कि आप मम्मी पे कैसे लिखिए तो आपको सोच के लिखना पड़ेगा, ऐसी एक्टिविटी के लिए यू विल रिक्वायर अ ब्रेन। बट देयर आर सम इंस्टेंसेस जहाँ आपको क्विकली रिएक्ट करना होता है, जैसे कि ये, अगर मैंने कोई गर्म ऑब्जेक्ट छुआ तो मुझे अपना हाथ जल्दी से हटाना पड़ता है। दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड क्विक एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्स देने में माहिर होता है। कैसे होता है ये? तो बच्चों, मेरी स्किन पे होते हैं टच रिसेप्टर्स जो टेम्परेचर को भी सेंस कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं कोई गर्म चीज छूती हूँ तो मेरे सेंसरी रिसेप्टर सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा स्पाइनल कॉर्ड के पास जाते हैं और उसको बताते हैं कि भाई मैंने कोई गर्म चीज छुई है। स्पाइनल कॉर्ड इसे कोऑर्डिनेट करता है, इंटीग्रेट करता है, प्रोसेस करता है और इस इंफॉर्मेशन को वो देता है इंटर न्यूरॉन को। इंटर न्यूरॉन का काम क्या होता है? इंटर न्यूरॉन की बहुत सारी ब्रांचेस होती है बच्चों। जैसे मैंने आज कोई गर्म चीज छुई जिससे धुआं निकल रहा था, तो मैंने अभी तो तुरंत हाथ हटा लिया, लेकिन मुझे फ्यूचर में याद भी तो रखना है कि धुआं निकलने वाली चीज गर्म होती है। तो इंटर न्यूरॉन का काम होता है, एक तो ये मोटर न्यूरॉन को तुरंत बताता है, जो हमारे हाथ के मसल में जाएगा उसे कॉन्ट्रैक्ट कराएगा ताकि हम हाथ हटा पाए। दूसरी इसकी ब्रांच जनरली ब्रेन के पास जाती है और ब्रेन इसे याद कर लेता है, मेमोरी स्टोर कर लेता है कि भाई धुआं निकल रहा था तो ये चीज गर्म थी, ताकि नेक्स्ट टाइम हमारा हाथ ना जले। तो ये काम होता है इंटर न्यूरॉन का। तो हमें याद रखना है रिफ्लेक्स एक्शन में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। एक है सेंसरी न्यूरॉन जो सेंसेस को लेके जा रहा है टू दी स्पाइनल कॉर्ड, ये इम्पल्स दे रहा है इंटर न्यूरॉन को। इंटर न्यूरॉन इस इम्पल्स को दे रहा है मसल को, जिससे तुम हाथ हटा पा रहे हो। तो देयर इज अ सेंसरी पार्ट, there is an integrating part and there is a motor part जिससे तुम रिएक्ट कर रहे हो। नाउ तो हमारे पास नर्वस सिस्टम में क्या कंपोनेंट्स होते हैं? तो देयर इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एज वेल एज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आई हैव टू अंडरस्टैंड बॉडी की सेंट्रल एक्सिस में जो प्रेजेंट है वो क्या ऑर्गन्स है? तो एक है ब्रेन और एक है स्पाइनल कॉर्ड। ये बॉडी की सेंट्रल एक्सिस में प्रेजेंट है, इसलिए नाम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इनसे निकलने वाली सारी नर्व्स जो बॉडी की पेरिफेरी तक जा रही है, इसे हम इंक्लूड करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। तो अगर हम ओवरऑल देखें डिस्ट्रीब्यूशन, तो देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो कंपोनेंट है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन में तीन हिस्से हैं, फोरब्रेन, मिडब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जितनी भी नर्व्स निकलती है, तो हमारे ब्रेन से निकलती है 24 नर्व्स जिसे हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं, माने 12 पैर। और हमारी स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है 62 नर्व्स माने 31 पैर, जिसे हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। ये आपस में कॉन्स्टिट्यूट करती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसके दो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अब नाम ही है जो तुम्हें इसका अर्थ समझा रहे हैं। देखो ये नर्व्स अलग अलग चीजों को कंट्रोल करती है। जैसे हमारे स्केलेटल मसल्स होते हैं वो वॉलंटरी होते हैं, मतलब हमारी इच्छा से काम करते हैं। तो जो भी नर्वस सिस्टम का हिस्सा हमारी इच्छा के अनुसार काम करवा रहा है वो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम का हिस्सा होता है। अब नाम ही पढ़ो तुम, ऑटोनॉमिक है, ऑटोनॉमिक ऑटोनॉमिक मतलब जो खुद से एक्ट करे। अब ऐसे ऑर्गन्स जिनको तुम अपनी थॉट प्रोसेस से कंट्रोल नहीं कर सकते हो, जैसे मैंने बर्गर का एक टुकड़ा खाया, मेरे स्टमक में गया, उसको मैं बोलूं कि इंटेस्टाइन में मत जाना तो मेरी थोड़ी सुनेगा, वो तो जाएगा ही, है ना। तो हमारे स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स को, हमारे दिल को, हमारे पेट को, हमारे इंटेस्टाइन को जो कंट्रोल करता है वो होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब इसकी दो ब्रांचेस होती है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस रिस्पांस को हम फाइट फ्लाइट फ्लाइट रिस्पांस कहते हैं, जब हम घबरा जाते हैं, जब हम स्ट्रेसफुल स्टेट में होते हैं तब ये एक्टिवेट होती है। इमेजिन करो तुम्हारे पीछे कुत्ता भागे तो क्या होगा? दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी, तेजी से सांस लेने लगोगे, है ना। तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के कारण होता है। ये बोर्ड्स में 5 बार पूछा गया है कि जब भी आप किसी स्ट्रेसफुल स्टेट में आते हो तो क्या होता है। तो आपको दो चीजें याद रखनी है, एक मैं हार्मोनल एस्पेक्ट भी समझाऊंगी और दूसरा नर्वस सिस्टम के रिलेटेड एस्पेक्ट है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये नॉर्मल स्टेट्स में आपके अंदर एक्टिवेटेड होते हैं, इसे हम कहते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम। ऑलराइट, नाउ अगर हम ब्रेन को प्रॉपर्ली एनालाइज करें तो ब्रेन को हम तीन हिस्सों में बांट सकते हैं। ये वाला जो हिस्सा है इसे हम कहते हैं, देखो ब्रेन के तीन हिस्से होते हैं, फोरब्रेन, मिडब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। जो में अखरोट जैसा पोर्शन दिखता है ब्रेन का, जो दो हेमिस्फीयर्स में डिवाइड होता है, उसे हम कहते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, व्हिच इज अ मेजर पार्ट ऑफ फोरब्रेन। उसके अंदर ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है आपको बच्चों, ये वाला हिस्सा, दिस पार्ट इज नोन एज, यहाँ से लेके यहाँ तक वाला फिजिकली
इसे हम कहते हैं डायेनसिफेलोन। डायेनसिफेलोन में सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है जो है हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब देखो फोरब्रेन में ये जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स हैं ये कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज करते हैं, जितनी ज्यादा फोल्डिंग उतना ज्यादा कोई इंटेलिजेंट होता है। तो ये सारी सेंसेस को कंट्रोल करते हैं, जैसे आपने कुछ स्मेल किया, आपने कुछ देखा, सारी सेंसेस की मेमोरी स्टोर करके रखते हैं। अब जैसे मैं कहती हूँ एप्पल एप्पल एप्पल, तो आप एप्पल के टेक्सचर के बारे में सोचते हो, एप्पल के कलर के बारे में सोचते हो, एप्पल के टेस्ट के बारे में सोचते हो, तो ये सारी सेंसेस को आपने एसोसिएट कर लिया ना, तो दिमाग में आपके एसोसिएशन एरियाज होते हैं जो सारी सेंसेस आज तक आपने महसूस की है उन सबको एसोसिएट करके एक मेमोरी बनाता है। करेक्ट। इसका ये जो हिस्सा हाइपोथैलेमस है इसे हम मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, और इसके अलावा इसके पास थर्स्ट सेंटर, हंगर सेंटर, ये सब होता है, मतलब प्यास लगने वाला सेंटर, भूख लगने वाला सेंटर, पेट भर गया वाला सेंटर, हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने वाला सेंटर। और मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं भैया वो, क्योंकि यही पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। ये मैं हार्मोनल एस्पेक्ट में आपको एक टेबल के द्वारा समझाऊंगी। अब मिड ब्रेन बहुत छोटा सा हिस्सा होता है, इट इज वेरी स्मॉल, और ये कंट्रोल करता है विजुअल और ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस को। हाइंड ब्रेन के अंदर हमें तीन हिस्से दिखते हैं। हाइंड ब्रेन के अंदर हमें जो फूला हुआ पोर्शन दिख रहा है इसे हम कहते हैं पोन्स, ये हमारे रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। ये वाला जो हिस्सा है पोन्स के बाद जो अराइज हो रहा है, जिसके द्वारा ब्रेन हमारी स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड है, इस हिस्से को हम कहते हैं मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है, ये तुम्हारी दिल की धड़कन, तुम्हारे रेस्पिरेशन का रेट, बहुत कुछ कंट्रोल करता है। बेसिकली जिंदा रहने के लिए जो भी प्रोसेसेस हो रही है, गैस्ट्रिक सिक्रेशन, तुम्हारा दिल का धड़कना, हार्ट रेट कितनी होनी चाहिए, कितना तेज होना चाहिए, ये सब वो कंट्रोल करता है। सेरिबेलम तुम्हारे बैलेंस को मेंटेन करके रखता है, चाहे वो स्टैटिक बैलेंस हो, मतलब अगर मैं खड़ी हूँ तो मैं सीधी खड़ी रह पा रही हूँ, चाहे मैं डायनामिक बैलेंस की बात करूँ, जब मैं चल रही हूँ, जब मैं साइकिल चला रही हूँ, जब मैं बाइक चला रही हूँ, राइट। तो स्टैटिक और डायनामिक बैलेंस के लिए सेरिबेलम इज इन्वॉल्व। नाउ दिस वी स्टडीड। Now let us talk about hormonal system. अब हमारी नर्वस सिस्टम हर एक सेल तक नहीं पहुंच सकती, इसलिए हमें एंडोक्राइन सिस्टम की जरूरत पड़ती है, जिन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं। तो एंडोक्राइन सेल्स का फीचर ये होता है, जैसे तुम सोचो कि तुम्हारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ब्रेन में, ये बनाती है हार्मोन ग्रोथ हार्मोन, जिसके कारण तुम्हारी ग्रोथ होती है और तुम्हारी हाइट बढ़ती है। अब ग्रोथ हार्मोन क्या पैर की हड्डी तक जाएगा और उसको बोलेगा कि भाई तू अपनी लेंथ बढ़ा ले ताकि हाइट बढ़ जाए? नहीं, इतनी बड़ी डक्ट तो नहीं हो सकती है, लेकिन खून तो हर जगह जाता है ना। तो मान लीजिए कि ये पिट्यूटरी के सेल्स हैं, ये अपना जो केमिकल सिक्रेशन है वो ब्लड में रिलीज करते हैं। ब्लड अब इसको दूर एक टारगेट सेल के पास लेके जाते हैं। इस टारगेट सेल के पास रिसेप्टर होता है इस हार्मोन के लिए, जिससे उस पे वो रिएक्ट करता है। नाउ हम मेजॉरिटी ऑफ द ग्लैंड्स की बात करें मेल और फीमेल के अंदर, तो ब्रेन में होती है तीन ग्लैंड्स, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड। हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन्स बनाता है, जो हम देखो बहुत सालों पहले पिट्यूटरी ग्लैंड को बोला गया कि ये मास्टर ग्लैंड है, क्योंकि ये बॉडी की बाकी सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। फिर हमें पता चला कि पिट्यूटरी को खुद हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, तो हमने पिट्यूटरी को कह दिया मास्टर ग्लैंड और हाइपोथैलेमस को कह दिया मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। क्यों? क्योंकि ये रिलीजिंग हार्मोन बनाता है तो ही पिट्यूटरी ग्लैंड उस हार्मोन को बनाएगा। जैसे हाइपोथैलेमस ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन बनाएगा तो ही पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन बनाएगा। ऑलराइट, तो ये हमें बच्चों याद रखना है। पीनियल ग्लैंड का सिक्रेशन हमारे सिलेबस में नहीं है तो वी कैन स्किप इट। थायराइड ग्लैंड का सिक्रेशन हमें बताया गया है। थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन नाम का हार्मोन बनाता है। बच्चों ये वाला हार्मोन है ना, जैसे आपने कुछ लोग देखे होंगे जो बहुत कम खाएं तो भी मोटे हो जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कितना भी खाएं मोटे नहीं होते हैं, तो दिस इज बिकॉज ऑफ थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है और टिश्यूज का ग्रोथ करवाता है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेटाबॉलिज्म। इसके प्रोडक्शन के लिए हमें चाहिए होता है ट्रेस एलिमेंट आयोडीन। अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो तो थायराइड ग्लैंड सूज जाती है, गला सूज जाता है। इस कंडीशन को गोइटर कहते हैं, तो याद रखिएगा आयोडीन डेफिशिएंसी जो बीमारी होती है उसे हम कहते हैं गोइटर। ग्रोथ हार्मोन, अगर ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज हो रहा है जैसे
कोई प्यूबर्टी से पहले अगर किसी बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन कम रिलीज हो रहा है तो उसकी हाइट छोटी रह जाती है, जिन्हें हम डॉर्फ कहते हैं। और अगर प्यूबर्टी से पहले ग्रोथ हार्मोन का एक्सेसिव रिलीज होता है तो इंसान की हाइट बहुत बढ़ जाती है, इसे हम कहते हैं जाइगेंटिज्म। नाउ इंसुलिन। अब आप हमें याद रखना है कि थोरेक्स के अंदर 3 ग्लैंड है, थायराइड, पैराथायराइड और थाइमस। पैराथायराइड और थाइमस हमारे सिलेबस में नहीं है। पैराथायराइड ग्लैंड्स बेसिकली कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करती है और थाइमस हमारे एक तरह के WBCs को हार्बर करते हैं और उन्हें मैच्योरेशन यहाँ पे मिलती है। एब्डोमेन में हमारे पास 3 ग्लैंड होती है, पेनक्रियास एंड एड्रिनल ग्लैंड। इन दोनों को हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। पेनक्रियास इंसुलिन बनाता है। इंसुलिन क्या करता है भैया? ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट करता है। जब मैंने भर पेट खाना खाया हो और मेरे ब्लड में ग्लूकोज बढ़ चुका हो, तब ये मेरे ग्लूकोज को कम कर देता है, ब्लड के ग्लूकोज को कम कर देता है, ब्लड के ग्लूकोज को ले जाके लिवर के पास दे देता है, जहां ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू ग्लाइकोजन, ताकि ब्लड का ग्लूकोज नॉर्मल हो जाए और मैं नॉर्मल फंक्शंस प्रॉपर्ली कर पाऊं। अगर हमारा इंसुलिन प्रॉपर्ली ना सीक्रेट हो तो जो बीमारी होती है उसे डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। मेलाइटस का मतलब होता है हनी, डायबिटीज का मतलब होता है आउटफ्लो, मतलब यूरिन में हनी माने ग्लूकोज प्रेजेंट है। ऑलराइट, अब हमारी जो एड्रिनल ग्लैंड्स है बच्चों, इनके बारे में खास याद रखना। एड्रिनल ग्लैंड प्रोड्यूस करती है एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन। ये फाइट फ्लाइट फ्राइट रिस्पॉन्स देते हैं। मतलब जब भी हम किसी स्ट्रेसफुल स्टेट में आते हैं, ये काफी बार आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया, हर कोड में MCQs होते हैं या ऐसा पूछा जाता है केस स्टडी क्वेश्चन में कि एक बच्चा था, उसने कोई सांप देख लिया या वो कोई डरावनी कंडीशन में आ गया तो क्या हुआ होगा। तो भैया हमें याद रखना है कि उसकी एड्रिनल ग्लैंड ने एड्रिनलिन रिलीज किया होगा, जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स एक्सर्ट करता है। मतलब दिल की धड़कन तेज हो जाती है, वो तेजी से सांस लेने लगते हैं। ऐसी इमरजेंसी कंडीशंस में जो भी होता है बच्चों आपको याद रखना है, प्यूपिल्स डायलेट हो जाती हैं, खतरा देखते हो, राइट। तो ये सारी कंडीशंस हो जाती हैं हमारी। देन देयर आर गोनेड्स, मतलब बेसिकली testes and ovaries. So testes and ovaries produces sex hormones. Sex hormones are important for secondary sexual characteristics in male and females and production of gametes in male and female. Alright, now ये टेबल बच्चों में खास याद रखना है। ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड बनाता है जो हमारी बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ कराता है। थायरॉक्सिन हमारा मेटाबॉलिक रेट मेंटेन करता है। इंसुलिन पेनक्रियास बनाता है जो ब्लड के ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करता है। टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस बनाती है जो मेल का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इम्पार्ट करता है और मेल में स्पर्म प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ओवरीज बनाती है जो फीमेल के सेक्स ऑर्गन डेवलपमेंट में काम करता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है। एड्रेनलिन एड्रेनल ग्लैंड बनाती है जो इमरजेंसी रिस्पांस में, जब भी हम डरे हुए ऐसे स्टेट में हमें काम आती है। रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस बनाता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कोई भी हार्मोन रिलीज के लिए। So that is it for today. Thank you very much. See you in another live lecture.